नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के इस सीरीज में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन के अंदर चालू करने वाले हैं म्यूटेशन का टॉपिक। तो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है और हमारी एनसीईआरटी इसमें उतना इन डेप्थ जाती भी नहीं है, तो जितना ज़रूरत है उतना ही डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि म्यूटेशन चीज़ क्या होती है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूँ कि अगर आप अपने आनंद सर की उम्मीद टीम के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप अनअकैडमी की ऐप पर जो प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज अवेलेबल हैं इनमें एनरोल कर सकते हो। तो इससे आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर हमारी मेंटरशिप के अंडर नीट की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। इसमें एनरोल करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आनंद कोड यूज करोगे ताकि इसमें आपको डिस्काउंट भी अवेल करने को मिल जाए। पूरे प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये हमारा नंबर है जिस पे कॉल करके आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं वो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो चाहे आप प्लस कोर्स लेना चाहो, आइकॉनिक कोर्स लेना चाहो या अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे हमसे पढ़ना चाहो, चॉइस आपकी है। और कई तरह के आपके कन्वीनियंस के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज हमने लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें आपको सही लगे, जिसमें आपके हिसाब से सही तरीके से पढ़ाई हो, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी डीपीपीज, सारे लेक्चर के पीडीएफ, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, नोट्स होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारा इसके अंदर यूजफुल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एक बार विजिट करके ज़रूर देखो। और बाकी किसी भी बारे में डाउट आता है, चाहे सिलेबस के बारे में है, लेक्चर के बारे में है, क्लासेस के बारे में है, नोट्स के बारे में है, आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जुड़े रह सकते हो। तो टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट, यहाँ दोनों जगहों पर आपको काफ़ी सारी रिसोर्सेज, काफ़ी सारे यूजफुल स्टडी मटेरियल मिलेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहो ताकि अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो हमारे साथ इंटरैक्ट कर सको। चलो, ये तो बात हो गई हमारे प्लस कोर्सेज की और ऑफलाइन सेंटर की। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के पास। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे थे इस चैनल के ऊपर, क्योंकि जो बच्चे किसी रीज़न से अनअकैडमी के बैच में नहीं एनरोल कर पाए हैं या नहीं एनरोल कर पा रहे हैं, उनके लिए यूट्यूब पर भी हम सारे ही पूरे फुल सिलेबस की क्लासेस लेकर आए हैं। तीनों सब्जेक्ट्स आपको नीट के लिए अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चैनल पे एनसीईआरटी पे हमारा फोकस रहता है। तो देखो म्यूटेशन के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है। वैसे अगर आप म्यूटेशन की बात करोगे तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि जेनेटिक लेवल पे आने वाला कोई चेंज म्यूटेशन कहलाता है। चेंज एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे आने वाला कोई चेंज म्यूटेशन कहलाता है। और जेनेटिक लेवल पे चेंज आ रहा है माने किस में चेंज आ रहा है? हमारे जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। और इस जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज आएगा, अब इसी डीएनए की वजह से हमारा सारा फिनोटाइप है, जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही तो फिनोटाइप होगा। जिस तरह की डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, डीएनए में जो कोड लिखा होगा, हमारी पूरी बॉडी उसी के हिसाब से बनेगी, सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस वैसे ही होगी। तो डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए में अगर कोई चेंज आया, जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज आया, ऑल्टरेशन हुई, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो देखो भाई, हमारी एनसीईआरटी बुक क्या कह रही है? ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। तो डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर बहुत सारे बेस पेयर्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर से ही हमारा डीएनए बना हुआ है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है। तो इसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इन बेसिस का जो सीक्वेंस है उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये डीएनए किस तरह के प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाएगा। तो अगर डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है, वहां पर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस बदल जाता है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, तो डीएनए की सारी जो भी उसमें कोड लिखा हुआ है प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें चेंज आ सकता है। और एज अ रिजल्ट जो जीनोटाइप में जेनेटिक लेवल पे चेंज आया वो फिनोटाइप में भी हमको नजर आने लगेगा। तो क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो जीनोटाइप और फिनोटाइप को बदल सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन भी एक ऐसा फेनोमेना है जिससे डीएनए में वेरिएशन आती है। तो देखो, रिकॉम्बिनेशन तो होता ही होता है जब भी गेमेटोजेनेसिस होगी, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। भाई एक बात है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होता क्या है, हम किस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में डालते हैं, वो जहां पर गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, जहां पर गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीटोजेनेसिस हो रही है, और ये होती है बाय मियोसिस, बाय रिडक्शन डिवीजन। अब मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर आप सेल साइकिल वाला चैप्टर याद करो तो मियोसिस के पहले प्रोफेज में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज के अंदर हमारे पास पैक्टिटीन नाम की एक स्टेज आती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर नाम के इवेंट में, और ये रिकॉम्बिनेशन का कारण बनता है क्योंकि दो क्रोमोसोम्स ने आपस में कुछ सेगमेंट अपना एक्सचेंज कर लिया है, एक क्रोमोसोम का दूसरे पे लग गया, दूसरे का पहले वाले पे लग गया, तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस की प्रोसेस में होता है, ये तो वेरिएशन का कारण बनता ही है। साथ ही साथ हमारे पास वेरिएशन को कॉज करने वाला एक और फैक्टर हो गया म्यूटेशन, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाने की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। हमारा वैसे तो डीएनए हमारे सेल के अंदर बढ़िया तरीके से पैक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में एनक्लोज्ड है, बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली इसको पैक किया गया है, लेकिन फिर भी इस पे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं, इसके अंदर बेसिस के सीक्वेंस को बदल सकते हैं, इसी को हम म्यूटेशन कहेंगे। तो डीएनए हेलिक्स कंटिन्यूअसली वन एंड टू अदर चलता रहता है, एक हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, यही हम बोल रहे थे, बढ़िया तरीके से पैक है तो उसमें चेंज लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरह के म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। तो देखो भाई, क्रोमोसोम का लॉस, क्रोमोसोम का नहीं, हमारे बेस पेयर्स का या डीएनए के एक सेगमेंट का लॉस होना, डिलीशन होना या गेन होना, इससे क्रोमोसोम्स में ऑल्टरेशन आ जाएगी, जो बेसिस का सीक्वेंस था वो बदल जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट होता है, या शायद अभी तक आप नहीं जानते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। लेकिन जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेसिस हमारे डीएनए में लगे होते हैं, उसी के हिसाब से आगे जाके डीएनए का एक्सप्रेशन होगा। और यहाँ पर अगर हम बीच में कोई एक बेस घुसा देते हैं या किसी एक बेस को निकाल लेते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, तो उससे डीएनए का पूरा जो भी कोड है वो बदल सकता है। तो इसीलिए क्रोमोसोम में ऑल्टरेशन आ सकता है, जीन्स क्रोमोसोम्स पर ही लोकेटेड हैं, तो क्रोमोसोम्स में ऑल्टरेशन आने से जीन्स में भी एबनॉर्मलिटीज या एबरेशंस आ सकती हैं, जीन में भी चेंज आ सकता है, हो सकता है कि वो चेंज डिजायरेबल ना हो सकता है वो चेंज फिनोटाइप में कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस हो कि कोई डिसऑर्डर कॉज कर दे। तो देखो, क्रोमोसोमल एबरेशन कैंसर सेल में मिलती है। इन एडिशन टू अबव, म्यूटेशन डीएनए के सिंगल बेस पेयर में आने वाले चेंज की वजह से भी होती है, इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और सिंगल बेस पेयर में चेंज इन सिंगल बेस पेयर पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगी। सिंगल बेस पेयर से हमारा क्या मतलब है कि कोई एक बेस हमने बदल दिया और वहां पर उस बेस के बदलने के बाद दूसरा बेस कोई रख दिया, ऐसे नहीं है कि बीच में जगह खाली छोड़ दी। सपोज रैंडम आप कोई भी ले लो, हमारे पास इस तरीके से बेसिस लगे हुए थे, ठीक है। अब यहां पर हमने सपोज यू हटा के ए रख दिया, या यहाँ पे ए हटा के यू रख दिया, कोई भी चेंज आ जाता है हमारे इसमें सीक्वेंस के अंदर, जहां हमने एक हटाया तो, लेकिन उसकी जगह खाली नहीं छोड़ी, उसकी जगह कोई दूसरा डाल दिया, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देंगे, क्योंकि इससे अपना फ्रेम नहीं बदल रहा है, ये ट्रिपलेट बने हुए हैं, तो एक को हटा के दूसरा रख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसी का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर एक बेस में आने वाली गड़बड़ी की वजह से, एक गलत बेस की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो जाता है। लेकिन जब बेस पेयर का डिलीशन या इंसर्शन हो जाता है, यानी सपोज यहां से यू हमने हटा दिया और इसकी जगह दूसरा कोई डाला भी नहीं, तो ये जी और जी, इनको अपना कोई तीसरा पार्टनर चाहिए, तीन तीन के सेट में होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं हमारे डीएनए के अंदर जो भी कोडॉन्स होते हैं, तो एक कोडॉन बनेगा तीन पेयर्स से, तीन बेसिस से, और इनमें से कोई एक हमने बीच में से हटा दिया तो इनका ट्रिपलेट बिगड़ जाता है, तो इसीलिए इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। दोनों के बीच में ये अंतर देख लो, डिलीशन या इंसर्शन ऑफ बेस पेयर अगर हो रहा है
तो इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का हम नाम देंगे। दो तरह की म्यूटेशन के बारे में इसने बताया, एक बेस पेयर को हटा के उसकी जगह दूसरा रख दिया, अगर उसकी जगह खाली नहीं छोड़ी तो ये पॉइंट म्यूटेशन है, सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है। लेकिन अगर किसी को हटा भी दिया, उसकी जगह कोई दूसरा भी नहीं रखा या किसी नए को घुसा दिया, तो इससे हमारा पूरा का पूरा फ्रेम बिगड़ जाएगा, 3-3 के जो सेट बने हुए हैं ये बिगड़ जाएंगे, और इसीलिए इसको हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का नाम दिया है। ठीक है भाई। मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। कई केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं, इन्हीं को म्यूटाजेंस कहते हैं। इतना म्यूटेशन के बारे में हमें बताया हुआ है। तो म्यूटेशन क्या है? चेंज एट जेनेटिक लेवल। म्यूटाजेन वो है जो कि म्यूटेशन कॉज करता है, म्यूटेशन को इंड्यूस करता है। ये तीनों ही तरह के हो सकते हैं भाई, फिजिकल भी हो सकते हैं जैसे कि रेडिएशन, गामा रेज इसका एग्जाम्पल हो गया। केमिकल भी हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स भी म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी म्यूटेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मेनली याद हमें यहाँ पे यही रखना था, दो तरह की म्यूटेशन जो इसने बताई है ये जरा दिमाग में रखेंगे, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ठीक है भाई। इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। अपने चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। थोड़े जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं, और एक दो डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी फिर कल की क्लास में आराम से खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर की बात आते ही आई पेडिग्री एनालिसिस की बात। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है पेडिग्री एनालिसिस से हमारा मतलब है कि हम किसी का फैमिली ट्री ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मेंडल ने पी प्लांट्स में ऑब्जर्व कर लिया कि कैसे कोई ट्रेट पास ऑन हो रहा है, कैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन हो रहा है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में आसानी से उनको क्रॉस करके, भाई ऐसा क्रॉस ह्यूमन बींग्स में करना तो पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक ह्यूमन बींग को दूसरे के साथ क्रॉस करवाना चाहोगे तो आपकी बात क्यों मानेगा? और ऐसी ऑब्जर्वेशन करना भी हमारे लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी ह्यूमन बींग ही कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट भी ह्यूमन बींग पे ही करेगा, तो टाइम फ्रेम काफी लंबा हो जाता है। इसीलिए हमें फैमिली ट्री ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर हम फैमिली ट्री को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन हमारे ह्यूमन बींग्स की एक फैमिली में कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट पास ऑन हो रहा था, तो उसकी इनहेरिटेंस के बारे में हमको एक पैटर्न पता लग जाता है, और यही पेडिग्री एनालिसिस होती है। हम फैमिली ट्री को ही पेडिग्री चार्ट भी कहते हैं, और इस पेडिग्री चार्ट में कुछ सिंबल्स की मदद से एक चार्ट टाइप का समझ लो, एक डायग्राम बनाया जाता है जिसमें हमें पता लग जाता है कि ये ट्रेट फैमिली की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस हिसाब से पास ऑन हुआ है, कितने लोग इससे अफेक्टेड थे, कितने लोग इसे शो कर रहे थे, कितने लोग इसे एग्जिबिट नहीं कर रहे थे। तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स की मदद से हमने फैमिली ट्री को ऑब्जर्व किया। डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, ये वाला आइडिया तो हमें काफी दिनों से पता ही है कि अगर पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर हो तो आगे की जनरेशंस में आने का चांस होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हेरिटेबिलिटी पे बेस्ड था। मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी के बाद हमें पता लगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स में भी, जैसे मेंडल ने मटर में किया है, वैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में और समझ सकते हैं, हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे क्रॉस, कंट्रोल क्रॉस ह्यूमन बीइंग्स में नहीं कैरी आउट किए जा सकते थे। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री पढ़ने का हमने यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री को एनालाइज करने का काम शुरू कर दिया, जहां पर कई जनरेशंस में जब हम किसी ट्रेट की एनालिसिस करते हैं, कैसे वो पास ऑन हो रहा है, इसको हम पेडिग्री एनालिसिस का नाम दे देते हैं। Inheritance of particular trait is represented in the family tree over generations. Human genetics में पेडिग्री स्टडी एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेट या एबनॉर्मेलिटी या जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रेस करने में हमारी हेल्प करता है कि सोचो ये इस जनरेशन में था, इसके बाद इस जनरेशन में इतने बच्चों में आया, इसके बाद आगे आया या नहीं आया, इस ट्रेट को हम ट्रेस कर सकते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स की मदद से हम पेडिग्री चार्ट बना लेते हैं। तो देखो, ये पेडिग्री चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स जो यूज करते हैं ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। अगर इसके अंदर कलर भर दिया तो मतलब वो कैरेक्टर जिसके लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं वो को एग्जिबिट करता है, वो कैरेक्टर इसमें देखने को मिलता है। अगर हमने कलर नहीं भरा तो समझ जाओ कि वो अफेक्टेड नहीं है। तो
सर्कल से हम फीमेल को, स्क्वायर से मेल को, अगर हम इसके अंदर शेड कर देंगे तो समझ लो अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ऐसे लाइन बना देंगे तो मेटिंग रिप्रेजेंट करता है। दो लाइनें बना लेंगे तो यानी क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हुई है, जैसा कुछ फैमिली ट्रीज में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो अगली जनरेशन है वो हम इस तरह से दिखाएंगे, दोनों के बीच में लाइन बनी है इस तरीके से नीचे, इसी ऑर्डर में इनके बच्चे दिखा देंगे। पहले जो पैदा हुआ है वो लेफ्ट साइड को, और जो बाद में पैदा हुआ है वो राइट साइड को, इस तरह से बनाते चले जाएंगे लेफ्ट टू राइट। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड जो डिजीज से अफेक्टेड है, इस तरीके से ये सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं मेनली स्क्वायर और सर्कल की मदद से अपने फैमिली मेंबर्स की ओवर जनरेशंस कौन सा कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सिंबल्स ये वाले यूज किए गए। आगे क्या कह रहा है, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय जीन, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है। सही बात है, जीन तो क्रोमोसोम पे है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसी के अंदर सारी चीजें लिखी हैं कि हमारे अंदर कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा। इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आगे क्या लिखा है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन। चेंजेस और ऑल्टरेशन टेक प्लेस ओकेजनली, म्यूटेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, इसे म्यूटेशन कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स में कई सारे डिसऑर्डर्स इस तरह की ऑल्टर्ड जीन्स या क्रोमोसोम्स की वजह से हो जाते हैं। सपोज अपने पास एक बढ़िया जीन थी जो अपना काम सही तरीके से कर रही थी, लेकिन किसी म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक लेवल पे आने वाले किसी चेंज की वजह से वो जीन थोड़ी बदल गई। अब थोड़ी बदल गई तो उसका फंक्शन भी थोड़ा बदल गया, और अगर वो अपनी एक्सप्रेशन को इतना बदल देती है कि उस जीन में आने वाले किसी चेंज की वजह से, किसी ऑल्टरेशन की वजह से हमें कोई डिसऑर्डर फेस करना पड़ रहा है, या उस जीन को पोजेस करने वाले इंडिविजुअल में किसी तरह की डिजीज अपीयर हो रही है, कोई अनडिजायरेबल चीज फिनोटाइप में आ रही है, तो इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह देते हैं। वैसे तो कई सारी म्यूटेशन ऐसी होती हैं कि छोटा मोटा चेंज डीएनए में आया, हमें पता भी नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसा चेंज किसी ऐसी जीन में आता है जो कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है, हमें अफेक्ट कर सकता है, देखने में पता लगता है कि इस तरह की म्यूटेशन, इस तरह की कोई डिफेक्टिव जीन इस पर्सन में है, तो ऐसी म्यूटेटेड जीन, ऐसी चेंज्ड जीन, ऐसी डिफेक्टिव जीन को पोजेस करने वाले पर्सन को हम कहते हैं कि कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो देखो भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं दो तरह के। सबसे पहले एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है ये बताओ मुझे। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। कैसे? 44 अपने पास होंगे ऑटोसोम्स, है कि नहीं? 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि मेल के पास XY होते हैं, फीमेल के पास XX होते हैं। तो ऐसे टोटल करके अपने पास 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। 44 ऑटोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। अब हमारे पास दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं भाई। जेनेटिक डिसऑर्डर को दो कैटेगरी में मैं बांटूंगी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक तरफ मेरे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो कि किसी डिफेक्टिव जीन की वजह से हुआ है। एक जीन में म्यूटेशन आ गई, कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब सिर्फ एक जीन में चेंज नहीं आया, बल्कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम। अपने पास क्या होना चाहिए कायदे से? 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर हो गया है तो समझ जाओ कि इसमें या तो कोई फालतू क्रोमोसोम है अपने पास, 46 की जगह 47 हो गए हैं, बढ़ गया है, या हो सकता है कि एक क्रोमोसोम मिसिंग है, कमी है एक क्रोमोसोम की। टोटल 46 नहीं होंगे, क्रोमोसोम पूरा का पूरा गायब होगा, या तो या एक्स्ट्रा होगा। तो जब हम से एक किसी पर्टिकुलर जीन के बजाय पूरे के पूरे क्रोमोसोम की बात करें, पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब है या फालतू है, तो एडिशनल और मिसिंग क्रोमोसोम।
तो ऐसे डिसऑर्डर को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह देंगे। ठीक है, दो कैटेगरी में हमने बांटा। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स पढ़ते हैं एक दो, इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पूरे हो जाएंगे, बाकी के मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अगली क्लास में हम कर लेंगे। अभी फिलहाल मेंडेलियन डिसऑर्डर पे आओ, क्या होता है ये, जो कि एक डिफेक्टिव जीन की वजह से कॉज होता है। तो देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, यही हमारी बुक भी कह रही है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेनली क्यों होते हैं, ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक डिफेक्टिव जीन हो गई जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। ये ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के सेल में अगर डिसऑर्डर है, अगर गैमीट के अंदर ये म्यूटेटेड जीन है, तो बच्चे में भी वही आएगी। और पेडिग्री एनालिसिस करके इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम ट्रेस कर सकते हैं, इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पता लगा सकते हैं। तो देखो, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सारे एग्जाम्पल अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के हो जाते हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ जानेंगे भी। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं, दूसरे कैरेक्टर्स की तरह, दूसरे एलील्स की तरह। इनको कॉज करने वाली जो जीन है या एलील है वो भी डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों ही तरह की हो सकती है। पेडिग्री एनालिसिस से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। हो सकता है कि ये डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो। देखो, अपने पास टोटल 46 क्रोमोसोम थे, जिसमें से 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम थे, लेकिन जो डिफेक्टिव जीन हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर रही है, मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉज कर रही है, हो सकता है कि वो इन ऑटोसोम्स में से किसी पे हो, या हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में से किसी पे जुड़ी हो। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा है कोई डिफेक्टिव जीन जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कह देते हैं, क्योंकि इसकी इनहेरिटेंस भी सेक्स क्रोमोसोम्स के हिसाब से ही होगी। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड हो सकता है हीमोफीलिया की तरह, एक्स लिंक्ड ट्रेट, कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाता है। और यहाँ पर हमें पेडिग्री चार्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को शो कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर आपके पेडिग्री चार्ट में आपको क्या दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है, अफेक्टेड मदर है, अनअफेक्टेड फादर है, इन दोनों के ऐसे ऑफस्प्रिंग होते हैं कि यहाँ पे 4 बच्चे इन्होंने दिखाए, इसमें से एक लड़का और एक लड़की अफेक्टेड है, एक लड़का और एक लड़की अनअफेक्टेड है। तो ये तो हम समझ ही जाएंगे कि सेक्स लिंक्ड ट्रेट तो नहीं है, क्योंकि मदर से एक डॉटर में भी पास ऑन हुआ है, एक सन में भी पास ऑन हुआ है। तो ऑटोसोमल ट्रेट हो गया और डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल मायोटोनिक डायस्ट्रोफी हो गया। और डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि मदर इससे अफेक्टेड है लेकिन फादर अफेक्टेड नहीं था, फिर भी 2 बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो अंदाजा लगा लिया हमने। इसके बाद देखो, दूसरे वाले में मदर और फादर कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग में से फिर भी 2 अफेक्टेड है, तो ये डेफिनेटली एक रिसेसिव ट्रेट होगा, क्योंकि मदर और फादर में तो ये एक्सप्रेस नहीं हो रही थी डिफेक्टिव एलील, चुपचाप बैठी हुई थी। मदर और फादर तो अनअफेक्टेड थे, खाली इसके कैरियर थे, और इसको कैरी करके उन्होंने आगे की अपनी जनरेशन में भेज दिया, जहां पर जब 2 रिसेसिव एलील्स मिली तो उनके मिलने से ये पर्सन अफेक्टेड हो गया, इंडिविजुअल अफेक्टेड हो गया। यही काम हुआ है यहाँ पे। अगेन यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है, देखो कपल में से दोनों अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उनके बच्चे में ये पास ऑन हो रहा है, क्योंकि जरूर वो इस डिफेक्टिव जीन के कैरियर रहे होंगे। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो गया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। तो देखो भाई, एक दो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे पास ऑन होते हैं ये फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये देखते हैं। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंट बातें जो है वो नोट भी करेंगे भाई। कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, सेक्स लिंक्ड है और इसको कॉज करने वाली डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है। तो इसका इनहेरिटेंस का पैटर्न बड़ा मजेदार हो जाएगा भाई। कैसे मजेदार हो जाएगा कि सपोज यहां पे हमारे पास एक फीमेल है जिसके एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस वाली ये डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है,
लेकिन दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम अपनी फीमेल का है ये इसको दबा देता है और फीमेल को कलर ब्लाइंड नहीं होने देता, क्योंकि ये हमारी डिफेक्टिव जीन रिसेसिव है। तो इस तरह की फीमेल क्या होगी, इस तरह की फीमेल कलर ब्लाइंडनेस की डिफेक्टिव जीन की कैरियर तो होगी लेकिन खुद कलर ब्लाइंड नहीं होगी, अनअफेक्टेड कैरियर होगी। उसी तरह से फीमेल को अगर कलर ब्लाइंड होना है तो दोनों के दोनों उसके डिफेक्टिव जीन वाले एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। तो यहां पर ये फीमेल अफेक्टेड हो जाएगी। बाकी मेल में देखो, मेल के पास अगर गलती से भी ये डिफेक्टिव जीन आ गई तो है तो ये जीन रिसेसिव, लेकिन मेल के पास दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं इस रिसेसिव जीन को दबाने के लिए। इसीलिए अगर मेल के पास गलती से भी ये जीन आ जाती है, अपनी मदर से रिसीव कर लेता है, तो ये मेल कलर ब्लाइंड हो जाता है। और नॉर्मल मेल सिर्फ तभी हो सकता है जब उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल वाला हो। तो इसीलिए ये सेक्स लिंक ट्रेट है, इसकी इनहेरिटेंस भी इस तरीके से होती है कि मेल्स में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। गलती से भी अपने पास अगर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन आ गई तो हम कलर ब्लाइंड हो जाएंगे मेल्स के केस में, लेकिन फीमेल में एक कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन कुछ नहीं कर पाती, दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको शांत कर देता है, क्योंकि यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। इसीलिए फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी भी कम है कलर ब्लाइंडनेस की, क्योंकि दोनों ही डिफेक्टिव उसने एक्स क्रोमोसोम रिसीव किए हूं दोनों ही पेरेंट्स से, ऐसी पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो देखो क्या बोल रहा है, हमारे रेड और ग्रीन कोन है जो आईज में, उनमें कुछ डिफेक्ट होता है जिससे कलर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते या कलर्स के बीच का अंतर हमें पता नहीं लगता है। बेसिकली यही मतलब है। कुछ जीन्स में आने वाली म्यूटेशन, एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन्स प्रेजेंट है। तो 8% मेल्स कलर ब्लाइंड है, लेकिन फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी काफी कम है, जैसे देख रहे हो 8% मेल्स, 0.4% फीमेल्स, क्योंकि जीन्स जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कॉज करती हैं एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं, और मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो इस रिसेसिव डिफेक्टिव जीन को दबाने के लिए, इसको एक्सप्रेस होने से रोकने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम मेल के पास नहीं होता, इसीलिए जल्दी मेल कलर ब्लाइंड हो जाता है। The son of a woman who carries the gene has 50% chance of being colorblind. मदर खुद कलर ब्लाइंड नहीं है जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, लेकिन एक अनअफेक्टेड कैरियर है जो आगे अपने सन को इस डिसऑर्डर को पास ऑन कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम पर इसको कॉज करने वाली जीन प्रेजेंट होती है। तो देखो, मदर खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, जीन रिसेसिव है, और ये इफेक्ट दूसरी नॉर्मल जीन से सप्रेस हो जाता है। तो डॉटर कलर ब्लाइंड होना कम चांसेस है, क्योंकि मदर को कैरियर होना चाहिए और फादर को कलर ब्लाइंड होना चाहिए, दोनों से ही उसको ये डिफेक्टिव जीन मिलनी चाहिए, जिसके चांस कम रहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस का इस तरह का पैटर्न हमने क्यों देखा, पास ऑन होती है, पास ऑन होते हैं ये डिसऑर्डर मदर टू सन, मदर टू मेल प्रोजेनी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है उनके पास में, और जल्दी से वो रिसेसिव डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो जाते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड हो। तो कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस का खाली ये पैटर्न आपको समझना है, बाकी इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार अगर ये समझ गए कि मेल में क्यों कलर ब्लाइंडनेस हो रही है और फीमेल में क्यों नहीं हो रही, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। मेल के पास जैसे ही डिफेक्टिव जीन आई वो तुरंत कलर ब्लाइंड हो जाता है, जबकि फीमेल का दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम संभाल लेता है। यही यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के अंदर एनसीईआरटी में हमको बताया हुआ है। दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर पे मूव करें। दूसरा हमें ये दे रहा है हीमोफीलिया का एग्जाम्पल। देखो भाई, हीमोफीलिया भी अपना एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में देखें क्या होता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाती। देखो, ये भी अगेन एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो किसमें ज्यादा मिलेगी, एक्स क्रोमोसोम पर इसको कॉज करने वाला जो है जीन प्रेजेंट है, इसीलिए हीमोफीलिया भी हमको मेल्स में ही ज्यादा मिलेगा। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो रहा है। वही बात है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में पास ऑन हो रहा है, मदर से सन में पास ऑन हो रहा है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से। यहां पर क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन अफेक्ट हो जाता है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो रही है, और हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड कोएगुलेशन के लिए
हमें कई सारे लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है। ब्लड कोएगुलेशन में कैस्केड प्रोसेस होता है। कैस्केड मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में रिएक्शंस होने चाहिए, तभी ब्लड अच्छे से क्लॉट होगा। और इस मिसिंग प्रोटीन की वजह से जो पर्सन हीमोफिलियक है उसमें ये कैस्केड प्रोसेस सही से नहीं हो पा रहा, लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं हो पा रहे जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है, अगर हमको चोट लग गई तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वहां से खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्लॉट बन जाता है। हमारी बॉडी अपने आप ही जहां चोट लगी होती है उस जगह पर, इंजरी की साइट पर एक क्लॉट बनाती है, कोएगुलम बनाती है जो खून का बहना रोक देता है। लेकिन जो हीमोफिलिया से अफेक्टेड है उस पर्सन में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं, हाँ थोड़ी देर बाद खून बहना अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में क्योंकि ब्लड कोएगुलेशन का ये प्रोटीन मिसिंग है, डिफेक्टिव जीन है, डिसऑर्डर है, इसीलिए कोएगुलेशन नहीं हो पाती। और अगर छोटी सी चोट भी लग गई, कहीं जरा सी खरोच भी लग गई, तो उससे भी लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और बॉडी से ब्लड का लॉस काफी हो जाता है। बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर है। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में आएगा। कैस्केड प्रोसेस में इन्वॉल्व, एक सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इसके बाद क्या बोला, हेट्रोजाइगस फीमेल अपने सन को ट्रांसफर कर सकती है इस डिजीज को। फीमेल का हीमोफिलियक होने का चांस अगेन कम है, क्योंकि मदर और फादर दोनों से ही उसको हीमोफिलिया वाली डिफेक्टिव जीन रिसीव करनी है, तब वो हो पाएगी हीमोफिलिया से अफेक्टेड। हीमोफिलिक फादर और कैरियर मदर, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल, तब जाके फीमेल हीमोफिलिक होगी, जो कि काफी कम होता है। क्वीन विक्टोरिया में, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जो फैमिली पेडिग्री है उसमें ये हमें हीमोफिलिया डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी। ठीक है, तो हीमोफिलिया के बारे में यही मेन बात है। ब्लीडर्स डिजीज भी इसको बोलते हैं। और ये भी हमारे कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस की तरह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि हेट्रोजाइगस फीमेल अपने सन को पास ऑन कर सकती है। तो ये हमारे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के एग्जांपल हो गए। आगे अपने पास सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, जो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर में आएगा। इसको कॉज करने वाली डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में इनको कवर करेंगे। अभी के लिए म्यूटेशन, जो काफी सिंपल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, बिल्कुल टेंशन वाला टॉपिक नहीं है। इसके बाद हमारी पेडिग्री एनालिसिस, और फिर हमारे एक दो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है, यही मेन चीजें यहाँ पर आज हमने कवर की। आगे का जो चैप्टर हमारा बचा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बच रहे हैं, बाकी कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ना रह रहा है। अगली क्लास में करते हैं, पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट करेंगे, काफी अच्छे पेस पे हम चलें। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।